प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत आज हम सभी लोग पूर्व प्राथमिक विद्यालय और उसकी जो भौतिक आधारभूत संरचना होती है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। तो जैसा कि स्लाइड में दिख भी रहा है आप लोगों को कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग को दी जाती है। मतलब जो बच्चा 3 वर्ष का होगा और 6 वर्ष की आयु तक इसके अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब इसी के क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि भारत सरकार ने भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं। जैसे उन्होंने स्वास्थ्य एवं देखभाल सुविधा, उनकी पाठचर्या और शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षण अधिगम को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है सरकार द्वारा, जिनकी इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है या फिर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है और राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013 और राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2013। ठीक, इसमें इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय और उस विद्यालय में जो भौतिक आधारभूत संरचना है, क्योंकि बिना एक ढांचे के या जो भौतिक संरचना है उसकी अनुपस्थिति में हम किसी प्रकार की शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें जो हमारा विद्यालय है पूर्व प्राथमिक, उसके अंतर्गत हम भौतिक आधारभूत संरचना को देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जैसा स्लाइड में लिखा हुआ है कि पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम चलाने के लिए कुछ भौतिक आधारभूत संरचना की चर्चा प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत की जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है जो दिख रहा है आप लोगों को, एक मिनट, स्थान। ठीक है, अर्थात जो पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा जहाँ से संचालित होगी वो उस स्थान के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्थान हो वो आखिर कैसा हो। ठीक है, कैसा हो का मतलब, एक मिनट, जिस स्थान की हम चर्चा कर रहे हैं वो स्थान कैसा हो। अर्थात सबसे पहली बात तो यह है कि वो जो स्थान है वो बच्चों की पहुंच में हो। पहुंच का अर्थ है कि जहाँ पे वो आसानी से पहुंच सकें। पहुंचने का मतलब ये है कि यह स्थान बहुत ज़्यादा जो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो या कह सकते हैं कि जो बिजी ट्रैफिक हो उसके आसपास नहीं होना चाहिए, या फिर जैसे वहाँ पे कोई तालाब या खाई या नाला जैसा कि हम लोग देखते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आसानी से पहुँच का बच्चों की जो पहुँच में हो, अर्थात जहाँ पे वो आसानी से पहुँच सके, अर्थात ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। या जैसे कचरे का ढेर है वो नहीं होना चाहिए, पानी के गड्ढे हैं, बिना ढकी हुई नालियाँ हैं, तो ये सब उसके आसपास नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का स्थान जहाँ पे बच्चों की आसानी से पहुँच हो। ठीक, अब इसके बाद जब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग देखते हैं तो दूसरा पॉइंट है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त हो।
तो भाई ठीक है, हमने स्थान का चयन कर लिया, ये भी देख लिया कि बच्चे वहाँ आसानी से पहुँच पा रहे हैं नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब उसके बाद फिर ये भी देखेंगे कि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अगर सुरक्षात्मक तरीके से वो अगर नहीं सही है तो फिर वहाँ पे पढ़ने पढ़ाने का फिर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो सुरक्षा का अर्थ ये है कि जिस स्थान पे हमारा विद्यालय हो वो क्या हो, एक तो जैसे कोई भी विद्यालय है तो क्या होना चाहिए, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं तो बाउंड्री वॉल होना चाहिए, चारों तरफ से घिरा होना चाहिए, और उसमें जो दरवाज़ा हो, जो द्वार हो, वो एक ही हो, एक से ही आए बच्चे और एक से ही जाएं। ये ना हो कि चारों दिशा में 4 दरवाज़ा है। अगर चारों दिशा में 4 दरवाज़ा है तो उनके जो सुरक्षा संबंधी मानक है वो उस पर विद्यालय खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि कोई जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत चंचल प्रकृति के होते हैं, तो वो अब कौन किस समय कहाँ जाएगा, कहाँ से निकल जाएगा, तो एक शिक्षक या 2 शिक्षक या जितने भी शिक्षक हैं वो उनका सारा ध्यान उसी पे चला जाएगा, तो बाकी जो क्रियाएं हैं वो छूट जाएंगी। तो अगर हम जो हमारा विद्यालय है उसमें अगर एक ही द्वार है तो जो उनके सुरक्षा संबंधी जो बिंदु हैं उसको ज़्यादा ठीक से हम लोग संभाल सकते हैं। ठीक है, और फिर हम आगे इसमें देखते हैं कि जैसा लिखा हुआ स्लाइड में कि भूतल पर स्थित हो, जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय हो वो भूतल पर स्थित हो। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के आसपास जितने भी हम सभी ने प्राथमिक विद्यालय या उससे जुड़े हुए पूर्व प्राथमिक विद्यालय हम लोगों ने देखा है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है, सेकंड फ्लोर का हम लोग नहीं देखते हैं ज़्यादातर। चाहे ग्रामीण इलाके में देखिए चाहे आप शहरी इलाकों में देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय का ढांचा हम लोग देख रहे हैं तो वो ग्राउंड फ्लोर का ही होता है। तो वहाँ पे ये समस्या नहीं होती है कि भूतल पे हो, वहाँ तो भूतल पे होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि भूतल पर स्थित हो मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हो, ये समस्या तब आती है जहाँ पे एक ही कैंपस के अंतर्गत प्री प्राइमरी, उसके ऊपर की कक्षाएं, ठीक है, मिडिल, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, सारी कक्षाएं मतलब एक साथ एक ही कैंपस में चलती हैं। तो वहाँ ये ज़्यादातर हम लोग देखते हैं होंगे कि जो निजी विद्यालय हैं उसमें इस तरीके की संरचना हम लोगों को दिखाई पड़ती है। तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पूर्व प्राथमिक के बच्चे हैं उनकी जो कक्षाएं हो वो भूतल पे लगनी चाहिए, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हो, जिससे उनको बहुत ज़्यादा चढ़ने उतरने की दिक्कत ना हो, वो आसानी से मतलब पहुंच में हो उनकी कक्षाएं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि वाहनों की आसानी से पहुंचने और अन्य सामग्रियों को पहुंचाने का सीधा मार्ग हो, अर्थात विद्यालय जो हो उनका ऐसी स्थिति में हो, ऐसे स्थान पे हो जहाँ पे वाहन पहुंच जाए। ये ना हो कि बच्चा मुख्य मार्ग से फिर पगडंडी पकड़ के जा रहा है अपने विद्यालय, तो पगडंडी पकड़ के जाएगा अगर तो उसके जो सुरक्षा संबंधी हम लोगों ने जो बात किया उसको कहीं न कहीं यहाँ पे खतरा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो विद्यालय का स्थान ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वाहन भी आसानी से पहुँच जाए, जो हम अन्य सामग्री ले जाना चाहते हो, ठीक है, वो भी पहुँच जाए और बच्चे भी आसानी से पहुँचे। ठीक, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं अगला बिंदु देखते हैं कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय परिसर में स्थित हो तो ज़्यादा उपयुक्त हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक की जो स्थिति है, तो होता क्या है कि अगर जो पूर्व प्राथमिक जो के संबंधित बच्चे हैं, अगर उनको प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही उनको अगर अटैच करके रखा जाए तो वो ज़्यादा उपयुक्त स्थिति रहती है। ठीक है, इसी बात की इसमें चर्चा की गई है। अगला पॉइंट है कि आसपास प्राकृतिक संसाधन हो। तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय के आसपास
प्राकृतिक संसाधन की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? ये जो बिंदु है, ये आप स्वयं विचार करिए कि क्यों हम विद्यालय के आसपास प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय के आसपास जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में है। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा बच्चों को? तो इस जो बात को आप सोचिए, विचारिए और देखिए कि क्या फ़ायदे हैं उसके। ठीक है। और इसी क्रम में हम अगर आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खेल, और पहले स्लाइड में हमने चर्चा किया स्थान के बारे में कि जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय है वो किस स्थान पे हो, उसके सुरक्षा मानक क्या हों। ठीक है। वहाँ तक कोई वाहन या बच्चा आसानी से पहुँच जा रहा है कि नहीं, वो बच्चों की पहुँच के अंतर्गत है कि नहीं है, क्या जहाँ पे पूर्व प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं कि नहीं है। ठीक। और उनके सुरक्षा संबंधी क्या प्रावधान किए गए हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो छोटे बच्चों का विद्यालय है वो किसी तालाब के किनारे है, किसी नाले के किनारे, किसी कूड़े के ढेर के आसपास है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और प्रत्येक बिंदु पे आप भी क्रम से आप सोच सकते हैं। आप एक किसी प्राथमिक विद्यालय या उससे जुड़े हुए पूर्व प्राथमिक विद्यालय को देखिए जो आपके आसपास क्षेत्र में स्थित हो और फिर आप इन बिंदुओं को क्रम से सोचिए। ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है बिंदु की खेल और गतिविधि क्षेत्र। खेल और गतिविधि क्षेत्र, इसमें दो क्षेत्र है, एक है बाह्य क्षेत्र और दूसरा है आंतरिक क्षेत्र। तो बाह्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो बाह्य क्षेत्र में क्या, जैसे एक विद्यालय परिसर है, इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि ठीक, जैसे कोई विद्यालय परिसर है हमारे पास। ठीक है। अब उसमें बाह्य क्षेत्र का मतलब कि जो हमारा कक्षा कक्ष है उसके बाहर का जो एरिया है जिसमें बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है। उस क्षेत्र की बात हो रही है, बाह्य क्षेत्र। ठीक। बाह्य क्षेत्र, तो उस क्षेत्र की बात हो रही है। तो जो बाह्य खेल का क्षेत्र है वो बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। ठीक है, बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होना चाहिए तो कितना बड़ा होना चाहिए, ये भी तो प्रश्न है अपने आप में। तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये है 300/300 अथवा 450 वर्ग मीटर। क्या 300 अथवा 450 वर्ग मीटर में उनका जो खेल का क्षेत्र है वो होना चाहिए। तो अब फिर अगला प्रश्न आता है कि ये क्षेत्र कितने बच्चों के लिए है। ये जो मानक निर्धारित किया गया है ये 25 बच्चों के लिए, अर्थात 25 बच्चों के लिए इतना स्पेस आपके पास रहना चाहिए बाह्य क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात खेल के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। तो अगर 300 अथवा 450 वर्ग मीटर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा और आसान करने का प्रयास करते हैं। आप लोग गांव में विस्वा सुने होंगे, विस्वा, बीघा, इस तरीके से। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर 450 को ही लेते हैं, 450 वर्ग मीटर। आप सभी के पास मोबाइल होगा तो इसको डाल के विस्वा में या स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्वायर फीट में इसको कन्वर्ट करेंगे
तो 4843 स्क्वायर फीट होता है। ठीक। और अगर हम बिस्वा का समझने का प्रयास करें तो एक बिस्से में करीब 1360 स्क्वायर फीट होता है। तो टोटल है 4843 स्क्वायर फीट। तो 1360 से भागा दे दीजिए, जितना आएगा उतना बिस्वा आपका निकल जाएगा। ठीक है। तो लगभग 3.56 बिस्वा के आसपास, 3.56 बिस्वा, मतलब 3.5 बिस्वा के अंतर्गत ये आपका क्षेत्र आ रहा है। ठीक। तो इतना बड़ा क्षेत्र कितने बच्चों के लिए होना चाहिए? करीब 25 बच्चों के लिए। ठीक है, ये होना चाहिए। क्योंकि जो ये क्षेत्र है जो 25 बच्चों के लिए निर्धारित है, वे इस क्षेत्र में खेल सकेंगे, दौड़ भाग करेंगे। ठीक है। तो जब ये सारी क्रियाएं करेंगे तो उनका जो शारीरिक विकास होगा वो अच्छी तरीके से होगा, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंच सकती। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये कोटेशन किसी एक विद्वान का है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है। तो किस विद्वान का है, इसको आप स्वयं के प्रयास से आप जानने का प्रयत्न करेंगे या फिर खोजेंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा विद्यालय है, 25 की संख्या तो हमने बता दिया कि एक क्षेत्र होना चाहिए, इतना बड़ा क्षेत्र हो। लेकिन जो हमारा विद्यालय है उसमें कुछ विशेष आवश्यकता वाले भी बच्चे होंगे, विशेष आवश्यकता वाले। ठीक है। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे, इन बच्चों के लिए जो खेल का मैदान और सामग्री होगा, तो हमें उनकी जो आवश्यकता है और उनकी जो रुचि है उसके अनुरूप हमें फिर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो खेल का मैदान हो या खेलने की उनकी व्यवस्था हो या गतिविधि का जो क्षेत्र हो, वो किसी छायादार वृक्ष के नीचे भी की जा सकती है। ठीक है। अब इसमें हम पुनः स्लाइड देखते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं आंतरिक क्षेत्र की। किसकी? आंतरिक क्षेत्र की। कि आंतरिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र, इसमें बाह्य क्षेत्र में हमने बात किया 25 बच्चों के लिए कितने बड़े एक खेल के क्षेत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो आंतरिक क्षेत्र में हम बात करेंगे कि कक्षा में 25 छात्रों के लिए जो कक्षा के अंदर का जो भौतिक वातावरण है वो किस तरीके का होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा कमरा है या जो फर्श होता है उसको वो कितने का होना चाहिए, इस पे हम लोग देखेंगे। तो ये बताया गया कि 35 वर्ग मीटर का होना चाहिए। ठीक। कितने का? 35 वर्ग मीटर, अर्थात लगभग 375 स्क्वायर फीट के आसपास जो वो कक्षा कक्ष होगा, जो फर्श का पूरा इस स्पेस होगा वो। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक कमरे की व्यवस्था हो गई, अर्थात एक कक्ष की व्यवस्था हो गई। तो आगे हमें उस कमरे में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे बच्चों का स्वास्थ्य, उनकी खुशहाली, स्वच्छता या आनंद में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जैसे आप ही सोचिए, आप यहाँ पे हमारे विद्यालय में भी जो शिशु मंदिर है उसमें आप सोचिए कि अगर वो कमरा है, उस कमरे में छोटे बच्चे हैं, आपको उनको मतलब किसी प्रकार का खेल या कोई गतिविधि करानी है, तो उन बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रख के किन किन बातों की आप व्यवस्था कर सकेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोचिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें वायु का संचरण है कि नहीं ठीक ठाक, ठीक, ऑक्सीजन ले तो आना चाहिए ना, ठीक है, दरवाज़ा हो, खिड़की हो, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वायु को देखेंगे आप। फिर क्या देखेंगे कि उचित मात्रा में प्रकाश है कि नहीं, क्योंकि अगर प्रकाश ही नहीं है कमरे में, सामान्य से कम रोशनी है, तो फिर कोई बच्चा कैसे किसी गतिविधि में संलग्न हो पाएगा या अपनी रुचि अनुसार या अपनी जिज्ञासा अनुसार कैसे कोई कार्य करेगा। ठीक है, तो प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। दरवाज़ा बताया ही मैंने, वायु के लिए दरवाजे हों, उचित स्थान पे खिड़कियाँ हों, ठीक है, और जो फर्श हो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक ठाक हो, और फर्श है भी तो जहाँ आवश्यकता हो या कोई घेरा बनाना हो या कोई ऐसा सामूहिक खेल खेलना हो तो उसके लिए हमारे पास दरी या चाट का भी प्रबंध होना चाहिए, ठीक ना, चटाई का। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे हम देखेंगे कि अगर हम अपने शिशु मंदिर में ही देखें तो हमारे यहाँ कुर्सी मेज की व्यवस्था है बच्चों के लिए। आप लोगों ने शायद देखा होगा, कुर्सी मेज है, और कुर्सी मेज रहने से नहीं मतलब है, जो कुर्सी मेज का आकार है वो बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, आप अगर शिशु मंदिर में आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कभी अगर विद्यालय खुलता है तो फिर से आके देखिएगा इन चीज़ों को कि जो कुर्सी है, मेज़ हैं, उनका क्या जो आकार है वो बच्चों की ऊंचाई के अनुसार है भी कि नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। तो इन बातों को आप आके भौतिक रूप से आप अवलोकन कीजिएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो बच्चों की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। ठीक, और जो उनकी ऊंचाई हो उनके अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ कक्षा के अंदर जो हमारे आधारभूत भौतिक जो भी संसाधन है उनके बारे में, ठीक ना। एक ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आपके क्लास में है, क्योंकि आपके क्लास में आपके ऊंचाई के अनुसार है, आपके हाइट के अनुसार है। तो छोटे जो बच्चे हैं तो ब्लैक बोर्ड उनकी ऊंचाई के अनुसार उनके कक्षा में होना चाहिए। ठीक, ये सामान्य सी बात है। तो एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। फिर खेलने और सीखने की जो सामग्री है उनके पास बहुत सारे सामान होंगे जिससे वो खेलते हैं। तो ऐसा नहीं कि नहीं वो कक्षा में बिखरे हुए हों या फिर ऐसे ही पड़े हुए हों। तो छोटे बच्चों में अनुशासन की भावना को जागृत करने के लिए, या कह लीजिए कि उनके लिए कुछ टोकरी जो उनके कुछ सामान हैं जो खेलने से संबंधित हैं, उनके लिए एक बड़ी टोकरी का हम प्रबंध कर सकते हैं जिसमें वो अपना सामान रखें वहाँ पे, या कोई एक ऐसी अलमारी जो खुली हो, ठीक है, छोटी हो, मतलब उनके हाइट के अनुसार ही सब कुछ हमको करना है कि जहाँ पर उनकी आसानी से पहुँच हो। ठीक, और टोकरी या जो हम अलमारी की बात कर रहे हैं, जो सेल्फ की बात कर रहे हैं हम लोग, खुले सेल्फ हो, तो उस पर कुछ चित्र अथवा कुछ लिखा हुआ जो स्टिकर आता है वो हमें चिपका देना चाहिए। उसको चिपकाने से क्या होगा कि उनमें चीज़ों को देखने की एक जिज्ञासा पैदा होगी, या जो चित्र होंगे उनसे वो समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ है या हमें क्या यहाँ पे रखना है। या फिर जो सामग्री जो मुद्रित स्टिकर हैं, जो लिखे हुए स्टिकर हैं,
ठीक है, उसको चिपकाने से उनके अंदर जिज्ञासा होगी कि हम उसको पढ़ें समझें। ठीक है, तो ये काम करना चाहिए। ठीक। और जो हमारा अंदर का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है कमरे का, तो उसमें कुछ बिजली के उपकरण भी होने चाहिए। ठीक है भाई, पंखा है, बल्ब है, या और भी चीज़ें, जो अन्य चीज़ें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ और क्या होना चाहिए, तो और उनके जो खेलने के जो संसाधन हैं या जो कार्य करने के जो संसाधन हैं, साधन हैं, जैसे उसमें मोम के रंग हैं। ठीक है, या फिर जो विविध प्रकार के कागज़ होते हैं वो हैं। स्केच पेन ले लीजिए आप। ठीक है, रंगीन चाक, ये जो सामग्री है, इनका प्रबंध होना चाहिए वहाँ पे। तो अगर ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी तो जो बच्चे हैं वो अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से उनका प्रयोग अपना करेंगे जैसी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जो भौतिक आधारभूत संरचना है उसके अंतर्गत क्या क्या किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, एक तो हमने बात किया स्थान पे, स्थान के अंतर्गत बहुत सारे ये जो बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा किया। फिर उनके खेल और कुछ गतिविधि क्षेत्र बताएं, जिसमें वाह्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और आंतरिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। और इस वाले स्लाइड में भी ये पूरा चैप्टर समाप्त नहीं होगा, तो अगले स्लाइड में हम फिर देखेंगे कि उनके अन्य प्रकार के और कौन कौन से गतिविधि क्षेत्र हैं। ठीक, अन्य और कौन कौन से गतिविधि क्षेत्र हैं जिसमें बच्चे संलग्न हो रहते हैं। ठीक है, हमें उनका भी प्रबंधन उनके कक्षा कक्ष के अंतर्गत करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, जो चीज़ें ना समझ में आए वो बिल्कुल आप लोग पूछा करिए। ठीक है, और बाकी इसको हम अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।